वेरी गुड मॉर्निंग। जय सिया राम। आदाब, सत श्री अकाल। चले भाई, तो आज का हमारा पहली बात तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 152। सेक्शन 152 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स की। ये सेक्शन एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ये सेक्शन प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। कुल मिला के कुछ कुछ सेक्शंस होते हैं जो हमें जिंदगी भर काम में आएंगे। उनमें से एक सेक्शन है आपका सेक्शन नंबर 152। बहुत ध्यान से, बड़े प्यार से साहब, कुछ कुछ इसके इंपॉर्टेंट सब सेक्शंस हैं और कुछ कुछ सब सेक्शन में छोटी छोटी बातें बोली हैं, बट फिर भी ओवरऑल अगर आप बोलोगे कि सर यार इस सेक्शन को रेट करो, तो भाई 10 आउट ऑफ 10 देना है इसको, क्योंकि ये सेक्शन बहुत काम का है। शुरू करें कंसेप्ट। सेक्शन कौन सा है हमारे पास? सेक्शन है 152। क्या बोल रहा है वो? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। सेक्शन के पीछे लॉजिक क्या है वो बात करें, सब सेक्शन में है क्या वो बात करें। पहली बात तो यार, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर तो होता क्या है? दो तरीके से डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं। से फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करी। अब कंपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करी तो क्या होगा? मैं एक फॉर्म दैट इज कॉल्ड स्पाइस 32 प्लस वाला वो फॉर्म फिल आउट करूंगा। अरे भाई, कंपनी इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म होता है ये, ठीक है। फिर इसी में रहेगा आपका फॉर्म नंबर 33, एक रहेगा फॉर्म 34। ये जो फॉर्म 33 होता है, अच्छा, ये होता है इनकॉर्पोरेशन का मेन फॉर्म। इनकॉर्पोरेशन का मेन फॉर्म जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। ये जो फॉर्म है ये बात करता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की, तो ये वाला ई फॉर्म है आपका एमओए का, और ये पर्टिकुलर फॉर्म है जो बात करता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, राइट। अब ये इतना हमने जिक्र क्यों किया है, इसके पीछे लॉजिक है ये पर्टिकुलर फॉर्म। क्यों? हम जब भी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हमको कंपनी में मेंबर्स बताने पड़ते हैं कि भाई हमारी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में 2 मिनिमम मेंबर रहेंगे एज पर लॉ, राइट, सेक्शन नंबर 3 के हिसाब से। साथ में हमको लिखना पड़ता है डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स जो मिनिमम होंगे, तो डायरेक्टर्स का जिक्र सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 बोलता है कि भाई प्राइवेट कंपनी में आपको 2 डायरेक्टर चाहिए। तो ये 2 डायरेक्टर की इंफॉर्मेशन कहाँ रहेगी? वो लिखी रहेगी आपकी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। इसका मतलब ये है मेरी कंपनी में फर्स्ट डायरेक्टर कौन कौन है, ये कहाँ लिखा रहेगा आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। एक बात। दूसरी बात, लॉ ने बोला आपने फर्स्ट डायरेक्टर का नाम लिख दिया, यस लिख दिया, अच्छी बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात क्या बोल रहा है लॉ कि भाई अगर अगर आपने नाम नहीं लिखा तो क्या होगा? जो आर्टिकल ऑफ, जो आपके मेंबर हैं, जो कंपनी के मेंबर हैं, उनको हम डीम्ड टू बी फर्स्ट डायरेक्टर मान लेते हैं। आपने जो 2 मेंबर का जिक्र करा है उनको हम डीम्ड टू बी फर्स्ट डायरेक्टर मानते हैं। बट प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आपने ये नाम नहीं लिखा, ये चीज लिखी है लॉ में, बट जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेशन करने जाओगे तो INC 34 जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वाला फॉर्म है, उसमें आपको कंपलसरी फर्स्ट डायरेक्टर का नाम लिखना पड़ता है। ROC रीसबमिशन में कंपनी डाल देगा, वो अप्रूव नहीं करेगा विदाउट ये नाम के। भले आप ये बंदों के नाम लिख दो जो सेम मेंबर है, बट आपको नाम तो उसका मेंशन करना पड़ेगा। चले, तो सबसेक्शन 1 हमारे पास यही बात करता है, बहुत ध्यान से। सबसेक्शन 1 क्या बोल रहा है? Where no provision is made in the articles of a company for appointment of first director,
right? The subscribers to the memorandum who are individuals, कंपल्सरी इंडिविजुअल्स ही डायरेक्टर बनेंगे, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट डायरेक्टर नहीं बन सकता। shall be deemed to be the first director of the company until the directors are duly appointed, right? चले, तो ये वाली बात क्या बोल रहा है कि भाई अगर आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई नहीं बताए हैं डायरेक्टर कौन कौन हैं, राइट? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मतलब हम बात करेंगे फॉर्म नंबर INC 34 की। अगर आपने 34 वाले फॉर्म में दो बंदों का नाम स्पेसिफाई नहीं किया तो लॉ ने बोला जो आपके मेंबर हैं मतलब सब्सक्राइबर्स हैं किसके, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के, उनको जो इंडिविजुअल्स हैं उसमें भी उनको ही हम क्या मान लेंगे फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। और ये फर्स्ट डायरेक्टर रहेगा, इनका टेन्योर रहेगा अंटिल द डायरेक्टर्स आर ड्यूली अपॉइंटेड। ड्यूली अपॉइंटेड मतलब प्रॉपरली मीटिंग बुलाओ, प्रॉपरली मीटिंग में आप उनका कंसेंट लो, अकॉर्डिंगली सब काम होने वाले हैं। तो भाई सब सेक्शन 1 में पहला पॉइंट क्या बोल रहा है इसमें कि भैया आपको आर्टिकल में मेंशन करना पड़ेगा। आर्टिकल में मेंशन मतलब फॉर्म नंबर याद रखना INC 34, मतलब जब मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट करता हूं तो उस टाइम पे मुझे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करना पड़ेगा कि भाई ये मेरी कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर हैं। अब आपका ये सवाल हो सकता है कि सर रिलायंस कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट करना है, तो भाई आप आज अपॉइंट करोगे तो आपको कुछ आर्टिकल में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये फर्स्ट डायरेक्टर नहीं है। फर्स्ट डायरेक्टर धीरू भाई अंबानी थे अपने रिलायंस में, ठीक है। चलिए, ये हुआ एक कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट, इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी का सेक्शन क्या है भाई? मैंने फिर बोल रहा हूं सेक्शन साथ में रिकॉल करते जाओ तो याद होते जाएगा, और कोई तरीका नहीं है सेक्शन याद करने का। सेक्शन 2 क्लॉज 62। अब 2 क्लॉज 62 में क्या बोलता है कि भाई एक मेंबर रहना चाहिए सब, और वो भी मैक्सिमम एक मेंबर, मिनिमम 1 मेंबर, मतलब एक ही मेंबर यहाँ पर क्या बनेगा कंपनी का सोल मेंबर। बट हम बात करें डायरेक्टर की तो लॉ ने बोला जो आपका इंडिविजुअल मेंबर है शेल बी डीम्ड टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर, कंपल्सरी उसको हम क्या मानेंगे फर्स्ट डायरेक्टर, जब तक कि डायरेक्टर ड्यूली अपॉइंटेड नहीं है किसके द्वारा, मेंबर के द्वारा, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। तो कुल मिला के सब सेक्शन 1 दो तरह की बात करता है, एक नॉर्मल कंपनी के लिए और एक ये बात करता है फर्स्ट डायरेक्टर की, एक नॉर्मल कंपनी के लिए और एक ओपीसी कंपनी के लिए, और दोनों में बात एक ही तरह के करता है कि भाई आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये हमारी कंपनी में फर्स्ट डायरेक्टर रहने वाले हैं, राइट? जब तक कि बाद में फिर मेंबर्स ने अपॉइंट नहीं किया है। तो मेरे ख्याल से सब सेक्शन 1 क्लियर है। सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल ही आपको डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। अब आपका ये सवाल हो सकता है कि सर हमने एक प्राइवेट कंपनी बनाई, इस प्राइवेट कंपनी में मिस्टर ए एक नेचुरल पर्सन है जो शेयर होल्डर है, जिनके पास कंपनी की 50% होल्डिंग है, और यहाँ पर एक जेड लिमिटेड भी एक शेयर होल्डर है। ये आपका ये कौन होगा आपका कंपल्सरी, ये आपका मेंबर है। तो कुल मिला के 2 मेंबर हो गए, राइट? अब कल के दिन क्या होगा? कल के दिन कंपनी ने अब देखो ये तो हो गई मेंबर की कहानी। अब प्राइवेट में आपको 2 डायरेक्टर चाहिए, तो 2 डायरेक्टर कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल्स, नेचुरल पर्सन, बराबर है। तो लॉ ने बोला यार इंडिविजुअल में एक तो अगर आपने पहली बात तो भैया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आप स्पेसिफाई कर दो कि मिस्टर ए और मिस्टर बी हमारी कंपनी में डायरेक्टर बनेंगे। नहीं स्पेसिफाई करा तो लॉ ने क्या बोला, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं मेमोरेंडम के, मतलब मिस्टर ए एंड जेड लिमिटेड, क्या इनको हम डायरेक्टर मान लेंगे क्या? लॉ ने बोला इसको तो आप डायरेक्टर नहीं मान सकते, क्योंकि डायरेक्टर क्या होना चाहिए? इंडिविजुअल, और जेड लिमिटेड तो एक बॉडी कॉर्पोरेट है। तो कंपलसरी इस तरीके से कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाएगी, आपको एक और नेचुरल पर्सन लाना पड़ेगा। कौन लाना पड़ेगा? नेचुरल पर्सन लाना पड़ेगा,
कि भाई नेचुरल पर्सन ही क्या करेगा आपका, नेचुरल पर्सन ही बनेगा आपका यहाँ पर डायरेक्टर, राइट। तो याद रखना अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन होती है तो इस वाले केस में जेड लिमिटेड आपका डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल नहीं है, कंपलसरी सब आपको एक नेचुरल पर्सन लाना पड़ेगा। चलो, एक व्यक्ति है वो एक प्राइवेट कंपनी बनाना चाहता है, ए प्राइवेट लिमिटेड बनाना चाहता है, राइट, इनकॉर्पोरेट करना चाहता है। वो मेरे पास आया, बोला सर एक काम करो यार, आप एक तो मुझे डायरेक्टर बना दो इस कंपनी में, मिस्टर ए को, और जो मिस्टर ए का चाइल्ड है 14 इयर्स का, मतलब हम बात करें साहब माइनर की, वो बोल रहा है सर ये माइनर को भी डायरेक्टर बना दो, राइट। ये हो गया D1 और ये हो गया आपका D2। लॉ ने बोला यार अब सवाल ये उठता है भाई, क्या माइनर इज एलिजिबल टू गेट अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर, क्या हम माइनर को डायरेक्टर बना सकते हैं। चलो इसी पे बात करें, क्या माइनर डायरेक्टर बन सकता है, तो लॉ ने बोला है सेक्शन 152 सब सेक्शन 1 क्या बोल रहा है भाई, कि भाई आपका नाम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिख दिया तो आपको हम क्या बना देंगे, डायरेक्टर। आप शेयर होल्डर में आपका बनना नहीं लिखा तो जो व्यक्ति शेयर होल्डर है उसको हम डीम्ड टू भी क्या मान लेंगे साहब, शेयर होल्डर मान लेंगे और डायरेक्टर मान लेंगे, ध्यान से। बट अगर अपन बात करें तो कंपनीज एक्ट में कहीं भी स्पेसिफिकली मना नहीं है कि भाई आप माइनर को डायरेक्टर नहीं बना सकते। बहुत ध्यान से, कंपनीज एक्ट में नोवेयर मेंशन स्पेसिफिकली कि भाई आप माइनर को डायरेक्टर नहीं बना सकते। लेकिन समस्या क्या होगी, डायरेक्टर बनने के लिए आपको 153 में डिन चाहिए, राइट, और डिन अलॉटमेंट नहीं होगा, डिन का अलॉटमेंट नहीं होगा माइनर को, क्योंकि वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। दूसरी बात, डायरेक्टर जब भी बनेगा तो आप DIR 12 वाला एक फॉर्म अपलोड करते हो MCA की वेबसाइट पर, राइट। DIR 12 वाला फॉर्म अपलोड करते हो किसकी वेबसाइट पर, MCA की वेबसाइट पर। और इस वाले फॉर्म में एक अटैचमेंट जाता है DIR 2 का, एंड ये रहता है आपका कंसेंट ऑफ डायरेक्टर, कि वो बंदा कंसेंट दे रहा है डायरेक्टर बनने के लिए। लॉ ने बोला यार माइनर क्या वैलिड कंसेंट दे सकता है, बिल्कुल नहीं, राइट। तो इस केस से हम बोलेंगे कि साहब माइनर क्या नहीं बन सकता, माइनर इज नॉट एलिजिबल, माइनर इज नॉट एलिजिबल to become a director in a company, राइट। तो ये इन रीजन से, इस लॉजिक से सब हम बोलेंगे कि भैया माइनर डायरेक्टर नहीं बन सकता, राइट। तो दो तरीके के ये नॉर्मल स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जो शायद 152 सबसेक्शन 1 से हिट होकर कभी एग्जाम में पूछ ले तो आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए। चले, अब ये तो हुआ हमारा सिर्फ और सिर्फ सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है, सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द एक्ट, एवरी डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग। लॉ ने बोला भैया हर डायरेक्टर आपका, मतलब अगर कंपनी ने कहीं कुछ बोला है तो अलग बात है, अदरवाइज सारे के सारे डायरेक्टर आपके जनरल मीटिंग में अपॉइंट होंगे। और जनरल मीटिंग होती है दो तरीके की स्पेसिफिक, AGM एंड EGM। अब AGM का सेक्शन कौन सा है यार, सेक्शन 96, और EGM का सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 100। अब इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो लाइन लिखी है कौन सी वाली यार, सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि भाई लॉ में अगर कहीं दिया है कि फलाने का अपॉइंटमेंट और कोई करेगा
तो अलग बात है, अदरवाइज सारे के सारे डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा यार? जनरल मीटिंग में। अब बहुत ध्यान से, इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेक्शन है 161 और 161 में 4 पार्ट हैं, मतलब 4 तरीके के सब सेक्शन हैं। सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3 एंड सब सेक्शन 4। सेक्शन 161 में 4 तरीके के सब सेक्शन हैं और भैया ये चारों सब सेक्शन क्या बोलते हैं? अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल्टरनेट डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर, राइट? तो 4 तरीके के अलग अलग तरीके के अपॉइंटमेंट, और सबसे विशेष बात, ये सारे के सारे अपॉइंटमेंट किसको पावर दी गई है लॉ में? बीओडी को। किसको पावर है लॉ में? बीओडी को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर है। इसलिए क्या बोल रहा है वो आपसे? सबसेक्शन 2 कि भाई सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। अगर एक्सप्रेसली एक्ट में कहीं बोला गया है तो भैया वो फॉलो करो, ये वाली बात। अदरवाइज सारे के सारे डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कहां पर होगा? जनरल मीटिंग में, मतलब एजीएम में, ईजीएम में। और एजीएम का सेक्शन 96 है, ईजीएम का सेक्शन 100 है। जो भी मीटिंग हो रही हो आप उसमें अपॉइंटमेंट कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे ख्याल से सब सेक्शन 2 की ये लाइन इंपॉर्टेंट है, सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली। ये लॉ का इंटरप्रिटेशन है भाई, ये लाइन बोल के निकल लिए, बट इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर और किसी सेक्शन में डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट की बात करी गई है तो आपको उसका भी सम्मान करना है, अदरवाइज सारे डायरेक्टर जनरल मीटिंग में अपॉइंटेड होंगे, राइट? चले, तो ये इसको ओवरराइड नहीं कर रहा है, ये उसके साथ में जा रहा है। चले, तो मेरे ख्याल से सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2 दोनों चीज क्लियर है कि भाई कंसेप्ट क्या होने वाला है। चलो, थर्ड प्रोविजन, सब सेक्शन 3 क्या बोल रहा है? No person shall be appointed as a director of the company unless he has allotted अंडर सेक्शन 154। और भाई ये आपको डिन अलॉटमेंट का सेक्शन है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। विद इन 1 मंथ मैक्सिमम। अरे भाई 153 में आपने एप्लीकेशन लगाई और 153 में एप्लीकेशन लगाई दिन की, 154 में आपको अलॉटमेंट हो जाता है। सब सेक्शन 3 ये वाली बात करता है। आगे इसमें रूल 8 है। क्या है आपका? रूल 8। देखो यार, फिर से बोल रहा हूं मैं, सेक्शन क्या है? 152। अब भाई 152, 1 + 5 + 2 = 8। फिर बोल रहा हूँ भाई, कंपनीज एक्ट वालों को वो आपकी भी समस्या पता है कि नन्हे मुन्ने बच्चे हैं साहब, इनको भी जमाने भर के रूल्स याद करने पड़ते हैं, इसलिए रूल नंबर जनरली वो सेक्शन के करस्पॉन्डिंग बनाते हैं। चलो, तो भाई 152 में रूल 8 है, कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर। क्या बोल रहा है वो? एवरी पर्सन, वर्ड क्या लिखा? एवरी पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड, properly appointed to hold the office of a director shall, compulsory, कोई विकल्प नहीं, on or before the appointment furnish to the company a consent in writing to act as a director in form number DIR2। कौन से फॉर्म में देना है आपको? DIR2। कुछ नहीं होता, एक पन्ने का वर्ड फॉर्मेट होता है, उसमें कंसेंट होता है कि भाई मैं फलानी फलानी कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए अपनी कंसेंट देता हूँ, मैं डिस्क्वालीफाई नहीं हूँ, आई एम एलिजिबल टू गेट अपॉइंटेड। ये सारी चीजें एक पेज में लिखी रहती है, बंदा साइन कर देता है, दैट इज कॉल्ड कंसेंट ऑफ अ डायरेक्टर। फॉर्मेट कहाँ दिया है? DIR2 वाले फॉर्म में। अब ये कोई फॉर्म नहीं है, ये तो एक वर्ड अटैचमेंट है। क्या है ये आपका? जैसे दूसरे फॉर्म होते हैं वैसा फॉर्म नहीं है, ये तो एक वर्ड अटैचमेंट है, उसका फॉर्मेट बताया है साहब DIR2 में। चलिए, तो भाई जिस भी बंदे को डायरेक्टर अपॉइंट होना है उसको कंसेंट देना पड़ेगा। मैं अपॉइंट हो गया किसी कंपनी में,
मिस्टर ए अपॉइंट हो गया साहब 8 जनवरी को, और 10 जनवरी को बंदा वो कंसेंट दे रहा है, क्या अलाउड है क्या ना, कॉन्ट्रावेंशन है। लॉ ने बोला यार आप 8 जनवरी को कंसेंट दे दो, 7 जनवरी को कंसेंट दे दो, इसके बाद कंसेंट मत देना, राइट, इसके बाद नहीं। क्या बोल रहे हैं वो, ऑन और बिफोर, बराबर है। चल, ऑन और बिफोर आपको कंसेंट देना है। ये कौन सा फॉर्म है ये सब आपको बाद में प्रैक्टिकल में पता पड़ जाएगा, DIR 2 वाला जिक्र, प्रोवाइडेड दैट द कंपनी शेल, देखो फिर से कंपलसरी, विद इन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, फाइल करेगा वो कंसेंट विद द ROC DIR 12। ये एक पर्टिकुलर फॉर्म है, याद रखना। DIR 12 एक फॉर्म है जिससे डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता, रेजिग्नेशन होता, रिमूवल होता। तो ये फॉर्म आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, DIR 12, राइट। DIR 12 एक तरीके का फॉर्म है। 1956 में सब ये DIR 32 हुआ करता था, बट मतलब फॉर्म नंबर 32 हुआ करता था, बट कंपनीज एक्ट 2013 में फॉर्म कौन सा डाल दिया, DIR 12। ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड फॉर्म है एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर ई फॉर्म्स कैटेगरी इन V3 पोर्टल। ये पर्टिकुलर फॉर्म है जो फॉर्म एक्चुअल में फाइल्ड होता है ROC को, और इससे फिर आपका अपॉइंटमेंट होता है या रेजिग्नेशन होता है डायरेक्टर का, और या फिर रिमूवल होता है या चेंज इन डेजिग्नेशन वगैरह होता है। 4-5 काम के लिए ये फॉर्म फाइल किया जाता है, ठीक है। तो लॉ ने क्या बोला कि भाई ये जो आपका DIR 2 है ये अटैचमेंट होता है कौन से वाले फॉर्म का, DIR 12 का। प्रोवाइडेड फर्दर दैट in case the person seeking appointment is a national of a country which shares land border with India, तो कंपलसरी आपको सिक्योरिटी क्लियरेंस लेनी पड़ेगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो आपको शेल ऑल्सो बी अटैच्ड अलोंग विद द कंसेंट, वो आपको अटैच करना पड़ेगा, राइट। चले, तो ये है आपका 152 सबसेक्शन 1, 2, 3। हमने रूल 8 की बात करी है यहां तक, राइट। फटाफट रिकैप कर लें भाई। 152 क्या बोलता है भाई, प्रॉपरली डायरेक्टर जिसको बनाना है उसका नाम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखो। मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखना मतलब फॉर्म नंबर INC 34 में लिखना है, और ये लाइन बोली है उस कंपनी के लिए जो कंपनी इनकॉर्पोरेट होने जा रही है। नहीं लिखा तो जो मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर्स हैं दे विल बी कॉल्ड एज अ डायरेक्टर, फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। OPC के केस में सिंगल मेंबर को हम क्या बना देंगे साहब, डायरेक्टर बना देंगे, नहीं लिखा तो आगे। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट। अगर एक्ट में कोई दूसरा अपॉइंटमेंट बोला है किसी दूसरी अथॉरिटी के द्वारा, अदरवाइज सारे के सारे के डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स करेंगे। सबसेक्शन 3 बोलता है भाई डायरेक्टर बनने के लिए तुझे डिन नंबर लेना पड़ेगा। डिन लेने के लिए 153 में अप्लाई करो, गवर्नमेंट 154 में अलॉटमेंट करती है डिन का। और रूल 8 क्या बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है कि भाई डायरेक्टर बनना है तो DIR 2 में कंसेंट दो, अटैचमेंट लगाओ DIR 12 में, 30 दिन के अंदर ROC को फाइल कर दो अलोंग विद द फीस। अब ये फीस क्या है, तो फीस डिपेंड करती है आपकी ऑथराइज पेड अप कैपिटल पर, जनरली रहती है साहब 300 से 500 रुपए के बीच में, 300 से 600 रुपए के बीच में जनरली फीस रहती है जो आपको लगती है फाइल करते टाइम। चलो, अगर जो पर्सन अपॉइंटमेंट के लिए जा रहा है तो लॉ ने बोला और आप क्या करते हैं साहब, आप नियर बाय इंडिया में है साहब, नेपाल है, भूटान है, ये हैं आप इन कंट्रीज से रिलेटेड है, बांग्लादेश वगैरह। तो लॉ ने बोला साहब जो लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं भारत के साथ में, तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की इनकी भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, MHA, राइट, इनकी अप्रूवल आपको लेनी पड़ेगी। आगे सब सेक्शन 4, every person proposed to be appointed as a director by the company in general meeting or otherwise, जो भी बंदा ये डायरेक्टर वगैरह बनने के लिए आ रहा है
चाहे आपका अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग में हो और अदरवाइज मतलब बोर्ड मीटिंग में हो। शेल कंपल्सरी, कोई विकल्प नहीं, फर्निश हिज डिन नंबर और सच अदर नंबर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 153। आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि वो व्यक्ति डिस्क्वालिफाइड नहीं है डायरेक्टर बनने के लिए, और डिस्क्वालिफिकेशन का सेक्शन 164 है। भाई डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई होगा कब होगा, कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जिस केस में हमने आपको डिस्क्वालीफाइड बोला है। फॉर एग्जाम्पल साहब बंदा पागल है, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिक्लेयर करा है, डिस्क्वालीफाइड बाय कोर्ट है, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिक्लेयर करा है, और भी आपने जमाने भर की डिस्क्वालिफिकेशन कर दी, राइट, माइनर है साहब बन ही नहीं सकता है। चले, तो ये अलग अलग तरीके की डिस्क्वालिफिकेशन है, सब जो यहाँ पर मेंशन है वो बात हमको करनी है। तो लॉ ने क्या बोला भाई, मतलब सिंपल चीज है, सब सेक्शन 4 कोई बड़ी चीज नहीं है, ये सिर्फ बोल रहा है भाई डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए जो व्यक्ति को डायरेक्टर बनना है। सब सेक्शन 5, सबसेक्शन 5 क्या बोल रहा है, अ पर्सन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर शैल नॉट एक्ट एज अ डायरेक्टर जब तक कि बंदे ने अपनी कंसेंट नहीं दी है, और आपको ये कंसेंट फाइल करना है आरओसी को 30 दिन में, और ये फाइल्ड करना है मतलब कौन से वाले फॉर्मेट में, DIR 12 वाले फॉर्मेट में। कहाँ पर फाइल करना है आपको, ये फाइल करना है आरओसी को कौन से वाले फॉर्मेट में, कौन से वाले फॉर्म में, DIR 12। बंदा अपनी कंसेंट देगा तो कौन से फॉर्मेट में देगा, DIR 2। कितने दिन में फाइल करना है, 30 दिन में। आगे देखो, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो रहा है इन जनरल मीटिंग, explanatory statement for such appointment annexed to the notice of general meeting shall include a statement that in the opinion of board he fulfill the condition specified in the act for such appointment। सीधी बात है, जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो रहा हो, 149 सब सेक्शन 4 वाली कंपनीज को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करना है। अब अपॉइंटमेंट होगा तो वो तो होगा साहब 152 में, क्योंकि हेडिंग ही क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज आल्सो अ कैटेगरी ऑफ डायरेक्टर, बराबर है। तो लॉ ने बोला भाई तेरा अपॉइंटमेंट जब होगा तो साथ में आपको देना पड़ेगा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। अब ये क्या बला है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का जिक्र लिखा है साहब 102 में। ये एक स्टेटमेंट है जिसमें वो पर्टिकुलर मैटर के बारे में सारा डिस्क्लोजर होता है। अब यहाँ पर हम अपॉइंट कर रहे हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सब मिस्टर जेड को, तो मिस्टर जेड के बारे में सारी चीजें मेंशन होगी कि भैया ये बंदे को कितना एक्सपीरियंस है, कौन कौन सी कंपनी में सर्व किया है पहले, क्या है क्या नहीं है, ए से लेकर जेड तक सारी इंफॉर्मेशन इनके बारे में रहेगी इस स्टेटमेंट में। क्यों, ताकि मेंबर जब कल के दिन जनरल मीटिंग में वोट डालने आए, राइट, तो वोट डालने आए तो उसको पता होना चाहिए मिस्टर जेड के बारे में कि बंदा कैसा है, हमारी कंपनी के लिए फायदा है या नहीं है। तो लॉ ने बोला ये जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है ये आप जनरल मीटिंग का जो नोटिस भेजोगे ना, किस सेक्शन में, 101 में, उसके साथ में अटैच कर देना, राइट, एंड शैल इंक्लूड अ स्टेटमेंट दैट इन द ओपिनियन, और इसमें एक स्टेटमेंट भी डाल देना कि भाई बोर्ड को लगता है यार ये व्यक्ति क्वालिफाइड है हमारी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए। तो 3 चीजें जाएंगी यहाँ पर, एक तो जाएगा नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग सेक्शन 101 प्लस, एक जाएगा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट सेक्शन 102 में जाएगा, सेक्शन 102 में जाएगा, और एक जाएगा बोर्ड की ओपिनियन।
ये 3 चीजें भेजना है आपको स्पेसिफिकली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए। ये बोलता है हमारा सबसेक्शन 5। ये जिक्र जो है ये क्या बोलता है आपका सबसेक्शन सेक्शन 152 सबसेक्शन 5 ये बात करता है। आगे एक्सेप्शन। अब यार ये तो फालतू चीज लिख दी इन्होंने कि भाई सेक्शन 8 कंपनी को सबसेक्शन 5 नहीं लगेगा। अरे भाई सेक्शन 8 कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है तो सबसेक्शन 5 क्या करेगा लग के। इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 152 सबसेक्शन 5 shall not apply where appointment of such director is done by the central government or state government। और वैसे भी देखें तो भाई सबसेक्शन सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 क्लॉज 1 ही बोलता है कि सारे काम कौन करेगा, उस कंपनी के बोर्ड को पावर नहीं है, सब जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑफ दैट कंपनी बिलोंग्स करता है, राइट, वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा कि बंदा कैसा होना चाहिए। तो लॉ ने बोला सब यहाँ पर आपको जब कंपनी अपॉइंटमेंट नहीं कर रही है 149 सबसेक्शन 6 क्लॉज 1 में वो मिनिस्ट्री अपॉइंट कर रही है तो फिर तो ये बात ही नहीं उठती है। तो ये दोनों केस में एक्सेप्शन प्रोवाइडेड है, राइट। चले तो यहां तक हमने बात करी है सेक्शन 152 सब सेक्शन 1 टू सब सेक्शन 5। अब बहुत ध्यान से अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो है आपका सेक्शन 152 सब सेक्शन 6 एंड सब सेक्शन 7 और ये है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बराबर है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों एग्जाम में यही सवाल आता है। ये जो टेक्निकल पार्ट है अब ये चालू हो रहा है। अब ये थोड़ा सा इसका हम जिक्र कर लेते हैं। कंसेप्ट क्या बोल रहा है ध्यान से। ये बोल रहा है भाई आप अपनी कंपनी के टोटल डायरेक्टर्स निकालो, राइट। कितने डायरेक्टर निकालना है आपको, टोटल डायरेक्टर निकालना है आपको। फॉर एग्जाम्पल साहब आपने बोला मेरी कंपनी में टोटल 12 डायरेक्टर, राइट। तो लॉ ने बोला यार आप एक काम करो 12 डायरेक्टर्स का निकालो आप 2/3। क्या निकालना है आपको 2/3। 12 डायरेक्टर्स का निकालना है आपको 2/3, राइट। 12 का निकाला 2/3 तो अपन निकालें सब 4 8 आया। ये जो 8 डायरेक्टर हैं कौन है, जो ये 8 डायरेक्टर हैं ये 8 डायरेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन। लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन। अब ये क्या कंसेप्ट है यार, ध्यान से देखो। लॉ ने बोला यार आपकी कंपनी में 12 डायरेक्टर्स अपॉइंट हो गए। अब ऐसा नहीं है कि ये जिंदगी भर बोले कि भाई मैं तो इस कंपनी में डायरेक्टर रहूंगा, नहीं। लॉ ने बोला एक काम करो आप हर साल इसमें से कुछ कुछ डायरेक्टर को रिटायर करो। आप रिटायर करके उन्हीं डायरेक्टर का रीअपॉइंट कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये प्रोसेस फॉलो होना चाहिए। ये वैसी ही कंडीशन है कि भाई आपने नेताजी को अपॉइंट कर दिया साहब, आपने किसी बंदे को एज अ चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया, तो क्या वो चीफ मिनिस्टर जिंदगी भर रहेगा, नहीं। लॉ ने बोला उसका टेन्योर रहेगा 5 साल का। 5 साल का टेन्योर रहेगा इसका मतलब ये है भाई हर 5 साल में आप उन्हीं का फिर से रीअपॉइंटमेंट कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। रीअपॉइंटमेंट करके आप जिंदगी भर उनको चीफ मिनिस्टर बनाए रहो स्टेट का, हमें दिक्कत नहीं है, बट ये रोटेशन होना चाहिए, राइट। अगर पब्लिक के हाथ में एक पावर है चीफ मिनिस्टर चेंज करने की, तो वैसे ही लॉ ने बोला है कि भाई कंपनी के शेयर होल्डर के हाथ में पावर है डायरेक्टर चेंज करने की। दैट इज कॉल्ड रिटायरिंग डायरेक्टर, रोटेशनल डायरेक्टर यहाँ पर शब्द यूज होता है, राइट। चल तो लॉ ने बोला साहब आप क्या करोगे, हर साल एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन यू नीड टू कैलकुलेट। 152 सबसेक्शन 6 के हिसाब से एक आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा
और उस कैलकुलेशन में आपको कुछ डायरेक्टर निकालने पड़ेंगे। ये डायरेक्टर क्या होंगे? लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। सबसे इंपॉर्टेंट शब्द कौन सा है? लायबल। लायबल मतलब जिम्मेदार है। काहे के लिए? रोटेशन से रिटायर होने के लिए, रोटेशन वाइज रिटायर होने के लिए जिम्मेदार है। अब यहां पर वर्ड यूज किया है 2/3 के आगे, नॉट लेस देन। क्या वर्ड यूज हुआ है? कम से कम आपको इतने डायरेक्टर तो लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन रहने वाले हैं। इसका मतलब ये है, से फॉर एग्जाम्पल ये होता आपका 13, तो भाई 13 का हम क्या निकालते? 2/3। मान के चलो ये आता आपका 8.33, तो 8.33 मतलब हम क्या लेते हैं फिर इसको? 9 डायरेक्टर्स। भाई लॉ ने क्या लिखा है? नॉट लेस देन 2/3। तो कम से कम इतने डायरेक्टर्स तो लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन है, तो हम इसको हायर में कन्वर्ट करते, फ्रैक्शन को हम हायर नंबर में लेते हैं, राइट? तो कितना लोगे आप इसको? 9 डायरेक्टर्स लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, राइट? ये चीज एक फंडा मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर है यहां तक। अब इसके आगे की कहानी क्या होगी? लॉ ने बोला यार आपने 8 डायरेक्टर निकाल लिए सब लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। इसके बाद अच्छा, इसका मतलब ये है, ये 8 डायरेक्टर को हम बोलेंगे आरडी, मतलब रोटेशनल डायरेक्टर। क्या बोलेंगे इसको हम? रोटेशनल डायरेक्टर। और भाई जो 12 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 4 बचे हैं, इनको हम बोलेंगे एन आर डी, मतलब नॉन रोटेशनल डायरेक्टर। मतलब ये बाय रोटेशन से रिमूव नहीं होंगे। 4 डायरेक्टर, 4 क्या होंगे आपके? एन आर डी, एम डी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, दे विल फॉल इन दिस कैटेगरी, राइट? आगे चले, यहां तक आपका 152 सबसेक्शन 6 का एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। अब सेकंड की बारी। सेकंड क्या बोल रहा है? इसके आगे चले हम। अच्छा, ये 8 क्या है? एक्चुअल में रिटायर हो रहे क्या? नहीं। लॉ ने बोला अब हम बताएंगे कितने रिटायर होंगे। अब निकालो आप इसका 1/3। जो 8 आया है, 8 डायरेक्टर लायबल टू टाइब, ध्यान से मैं किसका निकाल रहा हूं 1/3? आरडी का। यहां पर हमने किसका निकाला था? टोटल डायरेक्टर का, कंफ्यूज नहीं होने का। तो आरडी का निकालो 1/3, आरडी का निकाला 1/3, तो इट कम्स टू 2.67। ये डायरेक्टर एक्चुअली रिटायर एट एजीएम। ये बंदे एक्चुअल में रिटायर होंगे, बराबर है? तो ये बंदे एक्चुअल में रिटायर होंगे यहां पर एजीएम पर। अब ध्यान से, ये आया है 2.67। याद रखना, यहां पर आपको ये जो फ्रैक्शन आया ना, ये फ्रैक्शन को आपको मैथ्स वाला कैलकुलेशन करना है। कौन सा वाला? मैथ्स वाला। मतलब अगर ये 0.5 या इससे ज्यादा है तो इसको 1 लेना, और अगर ये 0.5 से कम है तो उसको लोअर फिगर लेना है आपको। यहाँ पर हायर हो जाएगा, यहाँ लोअर हो जाएगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ इट कम्स टू 2.67, तो इसको हम कितना ले लेंगे? 3। अगर ये कितना आया तो हम कितना ले लेंगे? 3। अगर ये बाई चांस मान के चलो ये होता 2.49, तो हम कितना लेते? 2। बहुत ध्यान से, तो हम कितना लेते हैं यहाँ पर? 2। ये है इसका सेकंड पार्ट।
राइट। मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर है, बहुत ध्यान से। रोटेशनल डायरेक्टर निकालने के लिए हमको टोटल डायरेक्टर का 2/3 लेना है, वो भी नॉट लेस देन, कम से कम इतना लेना है। और एक्चुअल में कितने डायरेक्टर रिटायर होंगे ये एक्चुअल निकालने के लिए आपको आरडी का 1/3 लेना पड़ेगा। इट कम्स टू 2.67, मतलब 3 डायरेक्टर्स आएंगे यहाँ पर आपके। मेरे ख्याल से फंडा पूरा का पूरा क्लियर है, राइट। आगे चले तो आपके पास एक चीज समझ में आ गई कि भाई यहाँ पर अगर फ्रैक्शन में आता है तो आपको हायर फिगर ही लेना है, और अगर यहाँ पर फ्रैक्शन में आता है तो आपको 0.5 वाला मैथ्स का फंडा लगाना है कि वो प्लस है कि माइनस है, अकॉर्डिंगली वो चेंज होगा। दोनों एग्जाम्पल आपके पास मेरे ख्याल से यहाँ पर क्लियर है। अब फॉर एग्जाम्पल हमने अपने एग्जाम्पल में लिखा कि भाई ये 3 बंदे हमारी कंपनी में, ये 2.67 हमारे एग्जाम्पल में इतने बंदे एक्चुअली रिटायर एट एजीएम। इसका मतलब यहां पर 8 डायरेक्टर थे, ए बी सी डी ई एफ जी एच, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 डायरेक्टर को हम क्या बोलेंगे? रोटेशनल डायरेक्टर, बराबर, लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन। और ये 8 में से एक्चुअल में कितने डायरेक्टर बाहर जाएंगे? वो है 3। अब समस्या ये है भाई, कौन से 3 बाहर जाएंगे? ए बोलेगा बी को तू चले जा, बी बोलेगा एच को तू चले जा, सी बोलेगा डी को तू चले जा, तो भाई कौन जाएगा? तो लॉ ने बोला टेंशन नहीं है, पहली बात तो वो 3 म्यूचुअली डिसाइड कर ले। अगर म्यूचुअली डिसाइड नहीं हो पा रहा है तो आप ड्रॉ ऑफ लॉट्स का यूज करें। बट ये सिचुएशन कब आएगी? ये सिचुएशन जब आएगी जब आपके पास, देखो, सबसे पहली चीज क्या बोल रहा है? सबसे पहले तो जो डायरेक्टर बहुत पहले से है वो पहले जाएगा। जो डायरेक्टर पहले से है पहले वो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल साहब, ए अपॉइंट हुआ था 2019 में, ये अपॉइंट हुआ था 2020 में, ये सी अपॉइंट हुआ 2021 में, 22 23 24 24 25 चले। अब तो लॉ ने बोला यार सबसे पहले ये ए बी सी जाना चाहिए, भाई ये सबसे ज्यादा टेन्योर से हैं अपॉइंटेड, लॉन्गेस्ट इन द पीरियड। अब ऐसा हो सकता है कि भाई आपका ए चला गया, इसके हिसाब से बी चला गया। अब सी और डी ये भी 2024 में अपॉइंट हुए भाई साहब, और ये भी 2024 में अपॉइंट हुए, दोनों में से किसी एक को जाना है। तब ये सिचुएशन लगेगी कि दोनों में से एक डिसाइड कर ले कि भाई तू चले जा, मैं अगले साल आता हूं। या अब अगर सी और डी दोनों ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं, एज द केस में भी, तो लॉ ने बोला फिर आपके पास पर्ची बनाओ और ड्रॉ ऑफ लॉट्स का यूज करो। अरे भाई पर्ची बनाकर सी और डी का नाम लिखेंगे और हवा में उछालेंगे, जिसका हाथ में आ गया नाम उसको अपन बाहर कर देंगे, एज द केस में भी। कुल मिला के ये कंसेप्ट भी चलता है कंपनीज एक्ट में। ऐसा नहीं है कि ये तो हमने बचपन में राजा मंत्री चोर सिपाही कभी खेला हो तो खेला हो, राइट। तो वो वाला सिस्टम है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर ये कॉन्सेप्ट आपको लगने वाला है। आगे चले। अब लॉ ने बोला यार कि भाई जो ये आप टोटल डायरेक्टर निकालोगे, इसमें आपको एक तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को शामिल मत करना, दूसरा नॉमिनी डायरेक्टर को शामिल मत करना। इसके मायने ये हैं कि भाई सेक्शन 149 सब सेक्शन 4 में जो बंदा अपॉइंट हुआ उसको मत करना, या नॉमिनी डायरेक्टर 161 सब सेक्शन 3 में जो है उसको भी मत करना। क्यों?
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का दूसरा उद्देश्य है अपॉइंटमेंट के पीछे, नॉमिनी डायरेक्टर का भी दूसरा उद्देश्य है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह जिस पर्पस के लिए लैंडिंग की है उसको वॉच करता है ये बंदा, और कोई उद्देश्य नहीं है इसके अपॉइंटमेंट का। तो लॉ ने बोला यार इनका अपॉइंटमेंट जब भी आप ये निकालोगे ना, इसका मतलब ये होगा मेरी कंपनी में टोटल डायरेक्टर होंगे 14, उसमें से हमने एक आईडी होगा उसको माइनस कर दिया, एक एनडी होगा उसको माइनस कर दिया, रेस्ट आए 12, अकॉर्डिंगली हमने कैलकुलेशन करी है। राइट, ये फंडा मेरे ख्याल से क्लियर है। सेक्शन 152 सब सेक्शन 7 मेरे ख्याल से फंडा बिल्कुल दिमाग में सेट हो गया कि भाई किस तरीके से अपॉइंटमेंट होगा, किस तरीके से रिटायरमेंट होगा, सब चीजें आपके पास में है। चले अब अपन पढ़ाई करें, कंसेप्ट है क्या। सब सेक्शन 6 क्या बोल रहा है, अनलेस द आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर द रिटायरमेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स एट एवरी एजीएम, मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सारे के सारे डायरेक्टर्स को रिटायरिंग डायरेक्टर बोल सकता है या रोटेशनल डायरेक्टर बोल सकता है। नहीं बोला तो लॉ ने कितना बोला है, नॉट लेस देन, मतलब एटलीस्ट 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ पब्लिक कंपनी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन सी कंपनी का जिक्र है, पब्लिक कंपनी, मतलब सेक्शन 2 क्लॉज 71 में जो कंपनी आती है उनको ये प्रोविजन लगने वाला है। इसके मायने ये हैं कि भाई ये वाला प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए लगेगा, इसका मतलब प्राइवेट कंपनी को ये काम नहीं करना, ये टाइम पास नहीं करना। कौन सा वाला, रोटेशनल डायरेक्टर्स वाला, कि भाई आपने रिटायरिंग डायरेक्टर को फिर से कैलकुलेशन करा है और वो सब काम नहीं करना आपको। आगे शेल कंपलसरी, कोई विकल्प नहीं है। राइट, तो एक फंडा तो ये क्लियर हुआ कि भाई आर्टिकल चाहे तो सारे के सारे डायरेक्टर को, राइट, क्या बोल सकता है, रोटेशनल डायरेक्टर। अब शेल be person whose period of office is liable to determination by retirement of director by rotation and save as otherwise expressly provided in this act be appointed by company in general meeting। वही चार चीजें, सब सेक्शन 1, 2, 3 और 4। राइट, तो वो क्या बोल रहा है भाई, अपॉइंट करना है आपको कौन सी मीटिंग में, जनरल मीटिंग में अपॉइंट करना है आपको। आगे चले, the remaining director in the case of any such company shall, in default of, subject to any regulation in the articles, also be appointed by the company in general meeting। आप उनको क्या कर सकते हैं साहब, अपॉइंट कर सकते हैं कहां पर, जनरल मीटिंग में। आगे, at the first AGM of a public company held next after the date of general meeting at which the first director are appointed in accordance with clause A, clause B, और हर सब्सिक्वेंट एजीएम में 1/3 of such director for the timing are as liable to retire by rotation, or if their number is near to 3 or multiple of 3 then the number nearest to 1/3 shall retire from the office। ये बात कर रहा है हमारे वाले कंसेप्ट के सेकंड कॉन्सेप्ट की, बराबर है, कि भाई जो भी आपके रिटायरिंग डायरेक्टर थे उसका 1/3 आपको निकाल के बाहर करना है एक्चुअल में। द डायरेक्टर, कौन सा डायरेक्टर जाएगा, जो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट पीरियड से कंपनी में, हमारे वाले केस में ए बी सी। द डायरेक्टर टू रिटायर बाय रोटेशन एट एवरी एजीएम शैल बी दोज हु हैव बीन लॉन्गेस्ट इन ऑफिस सिंस देयर लास्ट अपॉइंटमेंट बट एज बिटवीन पर्सन्स हु बिकम डायरेक्टर ऑन द सेम डे। हमारे वाले एग्जाम्पल में मिस्टर सी एंड मिस्टर डी। तो फिर क्या बोला है भाई, आपस में डिसाइड कर लो यार, एग्रीमेंट होना चाहिए, नहीं है तो भाई ड्रॉ ऑफ लॉट्स से हम फिर इनको बाहर करेंगे किसी भी एक को। राइट, मेरे ख्याल से फंडा बिल्कुल क्लियर है। ई पॉइंट,
At every AGM at which a director retires the foresight, the company may fill up the vacancy by appointing the retiring director or some other person thereto. फिर से भाई सीएम का अपॉइंटमेंट, सीएम का इलेक्शन होगा, इलेक्शन के बाद आप फिर से उन्हीं पर्सन को एज अ सीएम बना सकते हो अपने यहाँ पर, कोई मना नहीं है, बट लॉ ने बोला यार तरीका तो फॉलो करना पड़ेगा। हमारे वाले केस में ए बी सी जा रहा है, तो आप एक पल के बाद उसी एजीएम में आप उनका फिर से रीअपॉइंटमेंट कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ये कंसेप्ट तो फॉलो करना पड़ेगा। मेंबर्स के पास पावर तो होना चाहिए, डायरेक्टर्स के दिल में डर तो होना चाहिए कि हम कभी भी बाहर हो सकते हैं और फिर रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। आगे, for the purpose of this subsection, the total number of director shall not include independent director where appointment under this act or any other law on the board of the company। लॉ ने बोला भाई जो आईडी अपॉइंटमेंट हुआ है इस एक्ट में या किसी दूसरे लॉ की वजह से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है, उसको आपको टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में काउंट नहीं करना। राइट, चले, तो ये हमारा था सेक्शन नंबर कौन सा यार, सब सेक्शन 152 सब सेक्शन 6 की जो हमने बात करी है। तो मेरे ख्याल से फंडा बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो ये सबसेक्शन 6 पूरा का पूरा, और ये सबसेक्शन 6 सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी पर लगेगा। सबसेक्शन 6 सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी पर लगेगा। अब इसके बाद की कहानी चालू होती है। सबसेक्शन 7 क्या बोल रहा है कि भाई आपने ए बी सी की पोजीशन हो गई वैकेंट। अब इसको भरने की बात है सबसेक्शन 7 में। इफ द वैकेंसी ऑफ द रिटायरिंग डायरेक्टर इज नॉट सो फिल्ड अप, अगर वैकेंसी फिल्ड नहीं हुई and the meeting has not expressly resolved not to fill the vacancy, मतलब ये वैकेंसी फिल नहीं हुई, एबीसी की जगह खाली है, और मीटिंग में ये भी डिसाइड नहीं हुआ है, बहुत ध्यान से, मीटिंग में ये भी डिसाइड नहीं हुआ है कि हम ये पोजीशन खाली ही रखेंगे, हम इसको नहीं भरेंगे, मतलब उसके बारे में कोई बात नहीं हुई। अब इंपॉर्टेंट चीज है, और मीटिंग हो जाती है आपकी एडजर्न, कब के लिए, अगले हफ्ते में सेम डे के लिए, सेम टाइम के लिए और प्लेस के लिए, और इफ दैट डे इज अ नेशनल हॉलीडे, अगर वो दिन क्या होता है आपका, इफ दैट डे इज अ नेशनल हॉलीडे till the next succeeding day which is not a holiday at the same time or place। राइट, तो मेरे ख्याल से फंडा बिल्कुल क्लियर है। क्या बोल रहा है वो आपसे कि भाई अगर वो दिन आपने जनरल मीटिंग जो कर रहे थे, एजीएम जो कर रहे थे, वो एजीएम में आपने वो वैकेंसी नहीं भरी और ना ही आपने ये बोला कि इसको हम नहीं भरेंगे। अगर डिसाइड हो गया है नहीं भरेंगे फिर तो बात ही नहीं है, और वो एजीएम हो जाती है हमारी एडजर्न। एडजर्न मीटिंग कब होगी, नेक्स्ट वीक, जनरली यही होता है, सेम डे नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट वीक होगी। और अगर वो नेक्स्ट वीक में सेम डे, फॉर एग्जांपल वेडनेसडे पड़ा, या फिर वो पड़ा साहब 26 जनवरी, अब 26 जनवरी तो नेशनल हॉलीडे है, तो लॉ ने बोला फिर आप मीटिंग करोगे 27 जनवरी को, जो नेशनल हॉलीडे नहीं है, राइट, तब आपकी मीटिंग होगी। अब इंपॉर्टेंट चीज है, तो सबसेक्शन 7 में मेरे ख्याल से फंडा क्लियर है। क्या बोल रहा है वो, अगर रिटायरिंग डायरेक्टर की वैकेंसी फिल्ड नहीं हुई है और मीटिंग में ये भी डिसाइड नहीं हुआ कि हम इसको नहीं भरेंगे, तो फिर लॉ ने बुलाया, फिर क्या होगा, मीटिंग हो जाएगी आपकी एडजर्न अगले दिन के लिए, अगले हफ्ते में, मतलब अगले हफ्ते में सेम डे के लिए, एंड इफ दैट डे कम्स टू अ नेशनल हॉलीडे, 26 जनवरी आ गया तो 27 तारीख को मीटिंग होगी आपकी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट, तो ये हमने सब सेक्शन 7 में क्लॉज ए की बात करी है।
अब क्लॉज बी में अलग अलग पॉइंट हैं आपके पास, 5 तरीके के पॉइंट, बहुत ध्यान से। एंड वो जो एडजर्न मीटिंग हो रही है आपकी 27 जनवरी को, राइट? द वैकेंसी ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर इज नॉट फिल्ड अप, वैकेंसी नॉट फिल्ड अप। चला, तो क्या बोल रहा है वो? द वैकेंसी ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर इज नॉट फिल्ड अप, जो वैकेंसी थी रिटायरिंग डायरेक्टर की इज नॉट फिल्ड अप, हमने उसको नहीं भरा, अभी भी वो ए बी सी की पोजीशन खाली है। एंड दैट मीटिंग ऑल्सो हैज नॉट एक्सप्रेसली रिजॉल्व नॉट टू फिल द वैकेंसी, और 27 जनवरी की जो एडजर्न मीटिंग हुई है उसमें भी कोई डिसीजन नहीं लिया गया। अब कंसेप्ट चालू होता है। तो लॉ ने बोला जो आपके ए था, बी था और सी था, जो एक्चुअल में रिटायर हुए थे, शेल बी डीम्ड टू हैव बीन रीअपॉइंटेड एट द एडजर्न मीटिंग। ये लाइन बहुत काम की है भाई, हमारे ख्याल से ये आपको लाइन समझ में आई होगी। चले भाई, फिर से सबसेक्शन 7 क्लॉज ए क्या बोल रहा है कि भाई जो आपने मीटिंग करी थी 20 जनवरी को, वो 20 जनवरी वाली मीटिंग में डिसाइड में एक तो वो भरा नहीं गया है एबीसी की पोजीशन, और ना ही ये डिसाइड हुआ है कि इसको हम फिल नहीं करेंगे, और मीटिंग हो गई एडजर्न। एडजर्न मीटिंग हो रही है अगले हफ्ते में सेम डे, एंड वो सेम डे फॉर एग्जांपल 26 जनवरी हुआ, तो मीटिंग कब होगी साहब? 27 जनवरी को। 27 जनवरी को जो मीटिंग होगी, उस 27 जनवरी को जो मीटिंग होगी उसको हम क्या बोलेंगे यार? एडजर्न एजीएम। और उस एडजर्न एजीएम में भी कोई डिसीजन नहीं लिया गया। तो लॉ ने बोला अगर ये सिचुएशन है तो भाई जो आपके एबीसी एक्चुअल में रिटायर हुए थे, इनको हम डीम्ड टू बी रीअपॉइंटेड मान लेंगे उस पर्टिकुलर एडजर्न मीटिंग में, अनलेस 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 में क्या बोल रहा है? Unless at that meeting or any previous meeting a resolution for the reappointment of such director has been put to the meeting and lost। मतलब अगर वो फॉर एग्जाम्पल मिस्टर बी के लिए बात करें, हम मिस्टर बी के लिए पहले कभी ऐसी मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में उनको रिक्वायर्ड वोट्स नहीं मिले, उनका अपॉइंटमेंट का रिजोल्यूशन रखा गया था बट रिक्वायर्ड वोट्स नहीं मिले, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी अगर हम फिर से रखते तो भी हमको उनका अप्रूवल के लिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वोट्स नहीं मिलते, इसलिए इनका बी का अपॉइंटमेंट नहीं होगा। फिर से क्या बोल रहा है ये? सेक्शन कौन सा है भाई? 152। सब सेक्शन कौन सा है? 7। क्लॉज कौन सा है? बी। सब क्लॉज क्या है? आई। ये क्या बोल रहा है? 1। सेक्शन 152 सब सेक्शन 7 क्लॉज बी सब क्लॉज फर्स्ट क्या बोल रहा है आपको कि भाई हम बात करेंगे मिस्टर बी की। मिस्टर बी का अपॉइंटमेंट का या तो हमने उस पर्टिकुलर मीटिंग में जिसमें ये बात हो रही है, या किसी प्रीवियस मीटिंग, मतलब 2024 की कोई जनरल मीटिंग हुई होगी और उनका रिजोल्यूशन रखा गया होगा रीअपॉइंटमेंट का, 2024 का, 23 का, 20 का, कभी कभी प्रीवियस मीटिंग में। उस पर्टिकुलर मीटिंग में डायरेक्टर साहब के लिए कोई भी नंबर ऑफ वोट, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन वाला सिस्टम, 51% मेंबर ने वोट नहीं डाला था, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर हम अभी भी रखते मिस्टर बी के अपॉइंटमेंट का प्रस्ताव बिफोर द मेंबर्स, तो भी मेंबर्स उनके फेवर में वोट नहीं डालते। ये है आपका इसका सब क्लॉज 1।
टू क्या बोल रहा है, जो भी रिटायरिंग डायरेक्टर है, मिस्टर सी ने बोल दिया, किसने बोल दिया भाई, मिस्टर सी ने बोल दिया, मिस्टर सी ने बोल दिया मुझे अपॉइंट नहीं होना, अब तो मैं रिटायर हो रहा हूं जीवन से, राइट। तो लॉ ने बोला द रिटायरिंग डायरेक्टर हैज बाय अ नोटिस इन राइटिंग, फोन पे एसएमएस नहीं, राइटिंग में नोटिस दिया है, कंपनी को एड्रेस दिया या बीओडी को एड्रेस करके दिया है, एक्सप्रेस्ड हिज अनविलिंगनेस टू बी सो रीअपॉइंटेड, बंदे ने अनविलिंगनेस बोला कि भाई मुझे अपॉइंट नहीं होना, मेरा मन नहीं है, तो लॉ ने बोला यार मन नहीं है तो नहीं है मन यार, छोड़ो, करेक्ट। सी पॉइंट, ही इज नॉट क्वालिफाइड और डिसक्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट, ना तो बंदा मतलब क्वालिफाइड डिसक्वालिफाइड हो गया वो अपॉइंटमेंट के लिए, तो लॉ ने बोला साहब सेक्शन 164 के तहत मिस्टर ए पागल हो गया है, अब वो पागल हो गया तो भाई फिर वो डायरेक्टर नहीं बन सकता, राइट। आगे, अ रिजोल्यूशन वेदर स्पेशल या ऑर्डिनरी, स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब कितना परसेंट, 75% की अप्रूवल, और यहाँ पर 51% से ज्यादा की 50 से ज्यादा की अप्रूवल, मतलब 51% की अप्रूवल, बेसिकली 2/3 मतलब 3 टाइम्स ऑफ दी वोट कास्ट एंड अगेंस्ट से ज्यादा मिले हो तो आपका एसआर पास हो जाता है। इज रिक्वायर्ड फॉर हिज अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट बाय वर्च्यू ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, देखो इस पर्टिकुलर क्लॉज में अपॉइंटमेंट हो रहा है ऑटोमेटिक, कैसे हो रहा है अपॉइंटमेंट, डीम्ड टू बी रीअपॉइंटेड। अब ये लॉ ने बोला है साहब मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी का अपॉइंटमेंट डीम्ड नहीं होगा अगर किसी लॉ में प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट में इनके अपॉइंटमेंट के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन या ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती थी, तो फिर लॉ ने बोला प्रॉपरली रिजोल्यूशन पास करके अपॉइंटमेंट करो, हम ये ऑटोमेटिक अप्रूवल इनके लिए नहीं मानेंगे अगर किसी एक्ट में कोई प्रोविजन में स्पेसिफाइड है तो, राइट। चल, तो लॉ ने बोला है साहब ये वाली चीज है, तो इस वाले केस में अलग कंसेप्ट हो गया कि भाई अगर कोई देखो बाकी के मतलब ये क्या बोल रहा है ऑटोमेटिक डीम्ड, मतलब ना कोई रिजोल्यूशन पास करना ना कोई मीटिंग है, ऑटोमेटिकली कुर्सी पे आके बैठ जाओ। बट डी फोर्थ वाला पॉइंट क्या बोल रहा है आपको, सब क्लॉज फोर्थ जो है कि अगर प्रोविजन ऑफ द एक्ट में रिक्वायर्ड था ऑर्डिनरी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना तो फिर रिक्वायर्ड था, या फिर 162 आपके ऊपर लग गया, और 162 क्या बोलता है कि भाई आपको हर व्यक्ति के लिए अलग अलग आपको रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड है, एक सिंगल रिजोल्यूशन से 2 डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होंगे, सेपरेट रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड है, ये बोलता है सेक्शन 162। जब लॉ ने बोला अगर 162 लग गया तो फिर तो आपको रिजोल्यूशन लगाना ही पड़ेगा, एक रिजोल्यूशन से तीनों बंदे पास नहीं होंगे, राइट। तो मेरे ख्याल से आपको फंडा क्लियर है, पांचों के पांच पॉइंट। हम कौन सा सेक्शन की बात करेंगे, सेक्शन 152 सब सेक्शन 7 क्लॉज बी सब क्लॉज 1 2 3 4 5। चल, एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन एंड सेक्शन 160, सेक्शन 160 एक अलग तरीके का सेक्शन है, ये बोलता है भाई देखो डायरेक्टर में यहाँ रिटायरमेंट नॉर्मल वाला डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है, ये नया बंदा होगा, न्यू पर्सन को अगर डायरेक्टर बनना है किसी कंपनी में, मुझे अगर कल के दिन रिलायंस में डायरेक्टर बनने की इच्छा हुई तो आई विल फॉलो द प्रोसीजर एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 160। द एक्सप्रेशन रिटायरिंग डायरेक्टर मींस अ डायरेक्टर रिटायर बाय रोटेशन। एक्सेप्शन, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी सब सेक्शन 6 एंड 7 जो हमने बात करी है वो अप्लाई नहीं होगा। कौन सी वाली गवर्नमेंट कंपनी को, जिसकी एंटायर पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सीजीएसजी, मतलब और ये गवर्नमेंट कंपनी में नॉट अ लिस्टेड कंपनी,
राइट। ये उन कंपनी की बात कर रहा है जिसकी 100% पेड अप शेयर कैपिटल CGSG के पास है, उन कंपनी की बात। भाई लिस्टेड कंपनी में एंटायर पेड अप शेयर कैपिटल तो CGSG के पास होगी नहीं। आगे चले, यह subsidiary of government company referred to in clause A above, in which entire paid up share capital is held by the government company, या फिर कोई A प्राइवेट लिमिटेड है या A लिमिटेड है कोई, राइट। तो लॉ ने बोला यार ये A लिमिटेड लॉजिकल है, वैसे तो ये पब्लिक कंपनी है, बट क्योंकि इसकी सारी की सारी कैपिटल एक कोई गवर्नमेंट कंपनी के पास है और वो वाली गवर्नमेंट कंपनी जिसकी एंटायर कैपिटल किसके पास है, उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट कंपनी के पास है, उस कंपनी की बात करेंगे अपन, उस पर ये प्रोविजन नहीं लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये प्रोविजन जो गवर्नमेंट कंपनी का एक्सेप्शन है, सब सेक्शन 6 एंड 7 नहीं लगेगा। मतलब ये गवर्नमेंट कंपनी अगर लिस्टेड कंपनी हुई तो लगेगा क्या? यस लगेगा। दूसरा केस हुआ क्या, सब एक कंपनी है, अपन नाम ले लें, से फॉर एग्जांपल वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड की 100% होल्डिंग गवर्नमेंट के पास है, चाहे तो सीजी चाहे एसजी, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट कंपनी इसकी 100%, तो इस कंपनी के ऊपर सब सेक्शन 6 एंड 7 नहीं लगेगा। अब ये कंपनी ने, ये गवर्नमेंट कंपनी ने एक कंपनी है सब एक्स लिमिटेड, राइट। ये एक कंपनी है एक्स लिमिटेड। अब ये एक्स लिमिटेड में इसने, एक्स लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है, एक गवर्नमेंट कंपनी है। अब क्या इस वाली कंपनी पर भी सब सेक्शन 6 एंड 7 नहीं लगेगा? लॉ ने बोला कब नहीं लगेगा, अगर इसकी एंटायर पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय दिस गवर्नमेंट कंपनी। अब बहुत ध्यान से देखना, अगर एक्स लिमिटेड जो कंपनी है और इसकी होल्डिंग BHEL के पास है, सेल के पास है, गेल के पास है, कोल इंडिया के पास है, क्या इन कंपनी को सेक्शन 152 सब सेक्शन 567 से एग्जम्पशन है क्या? बिल्कुल नहीं है, राइट। याद रखना ये कंपनी को तो कंपलसरी फॉलो करना पड़ेगा, राइट। ये कंपनी को तो कंपलसरी ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। एक्स लिमिटेड की 100% होल्डिंग बीएचईएल के पास है, तो क्या एक्स लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है? बिल्कुल गवर्नमेंट कंपनी है, राइट, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 45। क्या एक्स लिमिटेड के ऊपर भी सब सेक्शन 6 एंड 7 लगेगा? यस, इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ध्यान से देखो। यहां पर वो कंपनी की बात कर रहा है जो रिफर्ड करी गई है ए में, मतलब एंटायर पेड अप शेयर कैपिटल, उस कंपनी के ऊपर नहीं लगेगा, अदरवाइज तो ये प्रोविजन लगने वाला है। इन केस ऑफ IFSC पब्लिक कंपनी सबसेक्शन 6-7 नहीं लगेगा। IFSC पब्लिक कंपनी इन सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 152 30 दिन की जगह आपको 60 दिन की बात करनी है वो फाइलिंग करने के लिए, ठीक है, DIR 12 फाइल करने के लिए। इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी सबसेक्शन 6 एंड 7 ऑफ सेक्शन 152 shall not apply, गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर ये प्रोविजन नहीं लगेगा। ये तो ऑलरेडी बात हम कर चुके हैं यहीं पर। तो कुल मिलाकर ये कंसेप्ट है हमारे पास में, राइट। और ये 152 सॉरी सबसेक्शन 6 एंड 7 प्राइवेट कंपनी पर भी नहीं लगता है, ये सिर्फ और सिर्फ लगेगा पब्लिक कंपनी के ऊपर, राइट। तो मेरे ख्याल से फंडा बिल्कुल क्लियर है 152 का, राइट। और भी ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, वो हम स्लोली ग्रेजुअली आपको अपलोड होंगे वेबसाइट पर,
बहुत सारे क्वेश्चंस हमको डिस्कस करने हैं इफ एंड बट वाले, बिटवीन दी लाइंस वाले, वो सब के सब क्वेश्चन का डिस्कशन, केस स्टडीज जो होते हैं वो सब का सब करेंगे। बट यार लाइक और कमेंट तो बनता है यूट्यूब पर, राइट। चल, तो कुल मिलाकर ये कंसेप्ट है सेक्शन 152 का जो हमने बात करी है। मेरे ख्याल से फंडा पूरा का पूरा क्लियर है। धन्यवाद।